चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? 10th बोर्ड का जो आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है 17 फरवरी से, उसके लिए आप लोग रेडी हैं? तैयारी अच्छे से हो रही है? चलिए, बहुत अच्छा। तो चलिए, आज आप लोग के लिए टॉप 10 क्वेश्चन जो है ना, बायोलॉजी चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चन जो है आप लोग को इस सेशन में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके बीच आगामी आने वाले जो 17 फरवरी से एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए आज हम आप लोग को टॉप 10 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, है ना, और ध्यान पूर्वक इस सेशन को अटेंड करिएगा। पहला क्वेश्चन है, ऋतुस्राव क्यों होता है ना? ऋतुस्राव क्यों होता है? पहला क्वेश्चन है आपका, ऋतुस्राव क्यों होता है? ये ऋतुस्राव है क्या, है ना? ये ऋतुस्राव क्या है? निषेचन आप लोग पढ़े होंगे, निषेचन। जनन चैप्टर में टॉपिक आता है निषेचन, पढ़े है ना निषेचन। मासिक चक्र के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, मासिक चक्र के बारे में। मासिक चक्र है ना, जो प्रत्येक स्त्रियों में यह चक्र जो है 28 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का यह चक्र होता है ना। ये मासिक चक्र जो होता है प्रत्येक स्त्रियों में 28 दिनों का एक चक्र होता है। और इस चक्र के दौरान क्या होता है, गर्भाशय की दीवार, जो गर्भाशय की सबसे भीतरी दीवार होती है ना, गर्भाशय का जो सबसे भीतरी दीवार होता है, इस दीवार को कहा जाता है एंडोमेट्रियम। क्या कहा जाता है बेटा? एंडोमेट्रियम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एंडोमेट्रियम कहा जाता है ना। ये एंडोमेट्रियम जो होता है ना, ये जो है आपका ब्लड टिश्यू से बना एक दीवार होता है ना। ब्लड टिश्यू से बना एक संरचना होता है ना, जिसको एंडोमेट्रियम उत्तक कहा जाता है। ये गर्भाशय का सबसे अंतः स्तर होता है। ये गर्भाशय का सबसे अंतः स्तर जो होता है बेटा, प्रत्येक महीने जो है ना, ये प्रत्येक महीने मासिक चक्र का जो 28 दिनों का ये चक्र होता है, प्रत्येक चक्र में एंडोमेट्रियम की दीवार जो है टूट करके गर्भाशय से अलग होकर के योनि मार्ग के द्वारा क्या होती है, बाहर निकलती है। समझ गया ना? और इसी के कारण जो होता है ऋतुस्राव होता है। इसी के वजह से क्या होता है, ऋतुस्राव होता है। यानी गर्भाशय का सबसे अंतः स्तर जिसे एंडोमेट्रियम उत्तक कहा जाता है ना, एंडोमेट्रियम उत्तक कहा जाता है। यह एंडोमेट्रियम उत्तक जो होता है बेटा, रक्त का एक परत होता है, रक्त का एक सतह होता है, और यह सतह जो है गर्भाशय की दीवार से टूट करके है ना योनि मार्ग के माध्यम से बाहर निकलती है। इसी के कारण जो है ऋतुस्राव होता है। कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया, है ना। सेकंड क्वेश्चन है, मेनार्की एवं मेनोपॉज। ये भी आपका रिप्रोडक्शन से ही टॉपिक है ना। मेनार्की एवं मेनोपॉज क्या है? तो मेनार्की का मतलब क्या होता है बेटा, प्रत्येक स्त्रियों में 28 दिनों का ये मासिक चक्र होता है ना। तो मासिक चक्र की जो शुरुआत होती है ना, शुरुआती अवस्था को कहा जाता है मेनार्की। शुरुआती अवस्था को क्या कहा जाता है? मेनार्की। और जब मासिक चक्र खत्म हो जाता है तो उसको कहा जाता है मेनोपॉज। जैसे प्रत्येक स्त्रियों में 11 से 12 वर्ष की आयु में क्या होता है, मासिक चक्र प्रारंभ होता है। और ये जब मासिक चक्र प्रारंभ होता है तो बहुत सारे चक्रीय परिवर्तन देखने को मिलते हैं, है ना, क्योंकि इस दौरान जो है बहुत सारे हार्मोनल चेंजिंग होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। और इस परिवर्तन के कारण जो है ना, इस परिवर्तन के कारण क्या होता है ना, इस क्रिया की शुरुआत होती है। ठीक है, तो मेनार्की जो है मासिक चक्र के शुरू होने की क्रिया है और मासिक चक्र के समापन की क्रिया को कहा जाता है मेनोपॉज। और मेनोपॉज की जो क्रिया होता है बेटा, वो 45 से 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है ना। 45 से 50 वर्ष की आयु में है ना समाप्त हो जाता है। यानी मासिक चक्र के समापन का जो है ना टाइम पीरियड होता है वो 45 से 50 साल होता है, अंतिम। यानी कोई भी महिला 45 से 50 साल तक जो है मां बन सकती है, उसके बाद मां नहीं बन सकती है। वो लास्ट स्टेज होता है 45 से 50 साल, और इसी को कहा जाता है मेनोपॉज। क्या कहा जाता है? मेनोपॉज। तो मासिक चक्र के शुरू होने की क्रिया को मेनार्की और मासिक चक्र के समापन की क्रिया को कहेंगे मेनोपॉज। क्लियर हो गया? तो डाउट है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन और परपरागन आप लोग पढ़े होंगे, है ना, क्योंकि पुष्प एक लिंगी भी होता है और द्विलिंगी भी होते हैं, है ना। पुष्प एक लिंगी भी होते हैं और द्विलिंगी भी होते हैं, ठीक है ना। और इसमें पॉलिनेशन की क्रिया जो होती है, परागन की जो क्रिया होती है, वो स्वपरागन भी होता है और परपरागन भी होता है। तो स्वपरागन का मतलब क्या हो गया बेटा, है ना। स्वपरागन का मतलब क्या हो गया, किसी पुष्पी पौधे के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर आकर के गिर जाए तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे स्वपरागन। क्या कहेंगे? स्वपरागन कहेंगे। देखो इसको समझाते हैं थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से,
है ना, एक डायग्राम के माध्यम से आप लोग को समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। है ना, ये आपका द्विलिंगी पुष्प है बेटा। कैसा पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प है। इसको कहा जाता है वर्तिकाग्र। इसको क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र कहा जाता है। इसको वर्तिका कहा जाता है, वर्तिका। इसको कहा जाता है अंडाशय। क्या कहा जाता है बेटा? अंडाशय कहा जाता है। ये आपका हो गया, है ना। इसको कहा जाता है आपका परागकोश। क्या कहा जाता है? परागकोश कहा जाता है, ठीक है। और इसको कहा जाता है ना, इसको कहा जाता है पूतंतु। इसको कहते हैं पूतंतु कहते हैं, ठीक है। पूतंतु और परागकोश, ये पूतंतु और परागकोश जो होता है बेटा, ये फूल का नर भाग होता है। फूल का कौन सा भाग होता है? नर भाग होता है। और ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये जो भाग होता है ये फूल का मादा भाग होता है। क्या होता है? मादा भाग होता है। ये परागकोश जो होता है फूल का नर भाग होता है, और ये जो है अपने अंदर परागकण बनाता है। क्या बनाता है? परागकण बनाता है, ठीक है। ये परागकण जो है यदि इसी पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर आकर गिर जाएगा बेटा किसी भी माध्यम से, तो इसको क्या कहेंगे? स्वपरागन। क्या कहेंगे? स्वपरागन कहेंगे। क्या कहेंगे? लेकिन इस परागकोश में बनने वाला परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर यदि गिर जाएगा बेटा, है ना, किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर गिर जाएगा, है ना, किसी दूसरे पुष्प के ऊपर आकर के गिर जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे परपरागन। क्या कहेंगे? परपरागन कहेंगे। बात आ रही समझ में? स्वपरागन का मतलब होता है जब किसी पुष्पी पादपों में बनने वाले परागकण, हाँ, बनने वाले परागकण का किसी दूसरी जाति के, है ना, किसी दूसरी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर यदि परागकण गिरता है बेटा, तो इसको कहा जाता है परपरागन। लेकिन यदि उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर यदि परागकण गिरेगा बेटा, तो उसको कहेंगे स्वपरागन। क्या कहेंगे? है ना। जैसे ये द्विलिंगी पुष्प है, इसका परागकण इसी के ऊपर आकर के गिर गया, तो ये स्वपरागन हो गया। और ये इसका परागकण किसी दूसरे जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेगा, तो वो क्या हो जाएगा? परपरागन हो जाएगा। क्लियर हो रही है? समझ में आ गया? चलिए, तो स्वपरागन और परपरागन भी क्लियर हो गया बेटा। द्विखंडन एवं बहुखंडन। द्विखंडन एवं बहुखंडन। द्विखंडन का मतलब क्या होता है? जब कोई एक जीव, है ना, एक चूंकि क्रिया जो होती है बेटा, है ना, ये क्रिया जो होती है वो निम्न कोटि के जीवों में होती है, ठीक है। द्विखंडन और बहुखंडन जो है जनन का एक तरीका है, जनन की एक विधि है, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है, कोई निम्न कोटि के जीव है, कोई निम्न कोटि के जीव दो या दो से अधिक भागों में क्या होते हैं बेटा? विभाजित होते हैं, है ना। जिसके अंतर्गत कोई भी जीव दो या दो से अधिक भागों में बेटा विभाजित होते हैं। द्विखंडन और बहुखंडन जो है यह अलैंगिक जनन का एक विधि है बेटा। और इस प्रकार के जनन में क्या होता है, कोई भी जीव जो होता है बेटा या तो दो भाग में बढ़ता है या तो दो से अधिक भाग में बढ़ता है, और बढ़ने के बाद जो है ना, जीव से अलग होकर के, है ना, विकसित होने के बाद, वृद्धि करने के बाद, है ना, ये एक स्वतंत्र जीव का निर्माण करता है, ठीक है। तो जब कोई एक जीव खंडित होकर के दो जीव बना लेगा बेटा, तो उसको कहेंगे द्विखंडन। क्या कहेंगे? द्विखंडन। कोई एक जीव है बेटा और ये विभाजित होने के बाद दो जीव का निर्माण कर लेगा, तो उसको क्या कहेंगे? द्विखंडन कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विखंडन कहेंगे। और कोई एक जीव है, अब वो खंडित होने के बाद, है ना, चार जीव का निर्माण कर लेता है बेटा। कितने जीव का? तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जब कोई एक जीव खंडित होकर के दो जीव बनाएगा तो उसको क्या कहेंगे? और दो से ज्यादा बनाएगा तो? दो बनाएगा तो? दो से ज्यादा बनाएगा तो? क्लियर हो रहा बेटा? कोई डाउट है? चलिए, पांचवा है जाइलम एवं फ्लोएम। जाइलम एवं फ्लोएम आप लोग पढ़े होंगे बेटा, है ना, जाइलम और फ्लोएम के बारे में, कि जाइलम और फ्लोएम एक प्रकार का संवहन उत्तक है ना, एक प्रकार का संवहन उत्तक है बेटा। और ये संवहन की क्रिया में भाग लेता है। ये होता कहां है बेटा? जाइलम और फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो पौधे में होता है ना। ये जाइलम और फ्लोएम क्या होता है? पौधे में होता है। और ये परिवहन की क्रिया में भाग लेता है। परिवहन का मतलब होता है बेटा पदार्थों को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक क्या करता है? ये पहुंचाने का काम करता है, ठीक है ना। पदार्थों को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक क्या करता है बेटा? पहुंचाने का काम करता है ना। जैसे हम लोग जल को जो है ना, मिट्टी में डालते हैं
रूट जो है उसको मिट्टी से जल को क्या करता है, अवशोषित करता है, और अवशोषित करने के बाद जो है जल कहां पहुंच जाता है, पौधे के शीर्ष भागों तक पहुंच जाता है ना। तो ये जल जो है पौधे के शीर्ष भागों तक पहुंचता है, किसके वजह से बेटा, यही जाइलम उत्तक की वजह से। किसके वजह से, जाइलम उत्तक की वजह से पहुंचता है। ये जाइलम जो है बेटा एक प्रकार का संवहन उत्तक है जो पौधे में जल और खनिज लवणों को पौधे के शीर्ष भागों तक पहुंचाने का काम करता है। बात समझ में आ रही है? यानी बेटा पौधे में जल और खनिज लवणों का जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना होगा बेटा, ये जाइलम उत्तक के द्वारा होगा। किस उत्तक के द्वारा होगा, जाइलम उत्तक के द्वारा होगा। और ये फ्लोएम उत्तक जो होता है बेटा, ये क्या कार्य करता है, जब मिट्टी से जल और खनिज लवण पौधे की पत्तियों तक पहुंचता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे अपना क्या बनाते हैं, और जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं बेटा, तो ये भोजन के रूप में स्टार्च को संचित करते हैं, मंड बनाते हैं, मंड। और ये मंड को जो है फ्लोएम उत्तक जो है पौधे के सभी भागों तक क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। यानी खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम करता है बेटा, और जल और खनिज लवणों का स्थानांतरण कौन करता है, जाइलम करता है। और दोनों जो है एक प्रकार का संवहन उत्तक है। कैसा उत्तक है, संवहन उत्तक है, या इसको परिवहन उत्तक भी कह सकते हैं बेटा, जो परिवहन की क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन जैसे कहा जाता है बेटा कि जीव जो है विभिन्न प्रकार की चयापचय क्रिया करते हैं। चयापचय क्रिया का मतलब समझते हैं, जैसे पौधा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है तो वो भी चयापचय क्रिया है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, वो भी चयापचय क्रिया है। पौधे जो है श्वसन क्रिया करते हैं, वो भी चयापचय क्रिया करता है। मनुष्य श्वसन की क्रिया करता है कि नहीं करता, मनुष्य जो है श्वसन क्रिया करता है कि नहीं करता है, तो ये श्वसन की क्रिया जो है चयापचय क्रिया है, ठीक है ना। भोजन का पचना ये भी चयापचय क्रिया है ना, समझ में आ रहा है ना। तो जीव जो है विभिन्न प्रकार की चयापचय क्रिया करता है, और जब जीव विभिन्न प्रकार की चयापचय क्रिया करता है, विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, तो इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब संपन्न होती है तो बॉडी में बहुत सारे अनावश्यक पदार्थ बनते हैं, और इसी अनावश्यक पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, और उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। और उत्सर्जी पदार्थ का जब शरीर से रिलीज हो जाता है, बॉडी से बाहर हो जाता है, तब इसको हम कहते हैं उत्सर्जन। क्या कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, यानी विभिन्न प्रकार की चयापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जब मानव शरीर में कोई अनावश्यक पदार्थ बनता है बेटा, तो वो अनावश्यक पदार्थ कहलाता है उत्सर्जी पदार्थ। और जब वो उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर के उत्सर्जी अंगों के माध्यम से बाहर रिलीज हो जाता है, तब इसको कहा जाता है उत्सर्जन। क्या कहा जाता है, क्लियर है, कोई डाउट है बेटा, समझ में आ रहा है? चलिए आगे टॉपिक के पास बढ़ते हैं। रक्त के दो गो कार्य क्या रहा बेटा, रक्त का दो गो कार्य क्या बेटा बताओ। रक्त जो है एक प्रकार का संवहन उत्तक है, संवहन की क्रिया में भाग लेता है कि नहीं बेटा। रक्त एक प्रकार का संवहन उत्तक है कि नहीं, ये संवहन में भाग लेता है कि नहीं, लेता है। ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है बेटा, है ना। रक्त जो है पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है ना। हमारे शरीर के जितने सारे ऑर्गन हैं, सभी ऑर्गन तक, सभी अंगों तक जो ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम होता है बेटा, वो रक्त का होता है ना। किसका होता है, रक्त का होता है। रक्त एक ऐसा उत्तक है बेटा जिसको कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है, संयोजी उत्तक कहा गया है बेटा। हमारे शरीर के भीतर जितने सारे उत्तक होते हैं, सभी उत्तकों को ये अपने साथ संयोजित कर लेता है, अपने साथ कनेक्ट करता है, अपने साथ जोड़ने का काम करता है बेटा, इसलिए इसको संयोजी उत्तक कहा गया है, ठीक है ना। तो पहला काम क्या बताएं, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है ना। विभिन्न प्रकार के उत्तकों को ये अपने साथ जोड़ने का भी काम करता है। क्लियर हो गई, ठीक है ना। ये हमारे शरीर के ताप को भी बैलेंस बना करके रखता है बेटा। हमारे शरीर के टेम्परेचर को, हमारे शरीर के ताप को रक्त क्या करता है ना, संतुलित करके रखता है, ठीक है ना, बैलेंस बना करके रखता है, ठीक है। तो रक्त के बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन यहाँ पे केवल दो कार्य पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है। बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है बेटा, बाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है पौधे के वायवीय भागों से, है ना, जो जल होता है वो जल बेटा
है ना, पत्तियों में स्थित छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से, जिसको कहा जाता है रंध्र, ये रंध्र के माध्यम से क्या होता है, वायुमंडल में मुक्त हो जाते हैं। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, बाष्पोत्सर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे, यानी पौधे के वायवीय भागों से बेटा जल का रंध्र के माध्यम से बाहरी वातावरण में मुक्त होना ही क्या कहलाता है बेटा, बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वायवीय एवं अवायवीय श्वसन क्या है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन बताए थे बेटा। श्वसन की जो संपूर्ण क्रिया होती है वो दो चरणों में संपन्न होती है, एक को कहा जाता है वायवीय श्वसन, दूसरे को कहा जाता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो होता है बेटा प्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है बेटा, और अवायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। बताए थे ना, है ना। श्वसन कितने चरणों में पूर्ण होता है बेटा, दो चरणों में, एक वायवीय और दूसरा अवायवीय, ठीक है ना। श्वसन का प्रथम चरण अवायवीय श्वसन और श्वसन का दूसरा चरण वायवीय श्वसन, ठीक है ना। वायवीय श्वसन जो होता है वो श्वसन का प्रथम चरण होता है, इसमें ऑक्सीजन का, है ना, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है बेटा, क्यों होता है, इसमें होता है। लेकिन अवायवीय श्वसन की क्रिया में जो होता है ना, अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। अवायवीय श्वसन श्वसन का प्रथम चरण है, ठीक है, और वायवीय श्वसन श्वसन का दूसरा चरण है ना। अवायवीय श्वसन श्वसन का प्रथम चरण, वायवीय श्वसन श्वसन का दूसरा चरण, ठीक है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिसके वजह से पूर्ण रूप से ऊर्जा नहीं मुक्त हो पाता है ना। अब दूसरा चरण में क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है, जिसके वजह से संपूर्ण ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलिए क्लियर हो गया, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन समझ गए सब, है ना। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन श्वसन का चरण है, ठीक है ना, श्वसन का चरण है, समझ गए ना। क्योंकि संपूर्ण श्वसन जो है दो चरणों में पूर्ण होती है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में और दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। चलिए लास्ट है आपका बेटा पोषण एवं उसके प्रकार। पोषण के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना था पोषण के बारे में, है ना। पोषण, पोषण का मतलब क्या होता है बताइए। पोषण से ही जीवों को ऊर्जा मिलता है बेटा। यदि पोषण, जीवों को पोषण की प्राप्ति नहीं होगी बेटा, तो जीव जो है विभिन्न प्रकार की चयापचय क्रिया नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि जीव जितनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं बेटा, उसके लिए जो है जीवों को ऊर्जा चाहिए, और ये ऊर्जा जो है पोषण के द्वारा ही मिलता है। और पोषण कैसे मिलता है, जब कोई जीव क्या करते हैं, भोजन करते हैं, ठीक है ना। भोजन से शरीर का पोषण होता है, और पोषण से शरीर को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, जीवों को ऊर्जा मिलता है, ठीक है ना। तो पोषण क्या है, पोषण एक विधि है, एक तरीका है, जिसके द्वारा जीव क्या करते हैं, विभिन्न स्रोतों से पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं, और उनका उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी में, विभिन्न प्रकार के कार्यों में करते हैं, ठीक है बेटा। इसी को कहा जाता है पोषण, ठीक है। पोषण को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। स्वपोषण का मतलब होता है ना, पोषण की वह विधि जिसमें जीव क्या होता है, अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं कर लेता है। जैसे हमारे प्रकृति में पेड़ पौधे जो है बेटा, वो स्वपोषी जीव है। कैसे जीव है, स्वपोषी जीव है। वो अपना भोजन स्वयं बनाता है कि किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, स्वयं बनाता है ना। वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे स्वपोषण, और ऐसे जीव को स्वपोषी जीव कहा जाता है, ठीक है ना। जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेगा बेटा, ऐसे जीव को स्वपोषी जीव कहेंगे, और इस विधि को स्वपोषण कहेंगे, ठीक है। और जो अपना जीव भोजन जो है दूसरे जीवों से प्राप्त करेगा, उसको कहेंगे परपोषण, और ऐसे जीव को परपोषी जीव कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आज का आप लोग का टॉप 10 क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट होता है। और ये क्वेश्चन जो है आगे आने वाले एग्जामिनेशन में, है ना, आशा है कि ये क्वेश्चन इस तरह का आप लोग को एग्जामिनेशन में देता है। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग का एग्जाम जो है ना बेहतर हो, और आप लोग जो है अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट हो। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।